Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie कैप्टन मार्वल। ये मूवी MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 21st मूवी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हमारी मेन स्टोरी लाइन की तरफ। तो हमें ये दिखाया जाता है कि सपने में वियर्स एक धमाके की वजह से क्षतिग्रस्त होकर एक जमीन पर गिरी होती है और तभी उसके सामने एक स्क्रल आता है और उसकी तरफ बंदूक तानता है और उसे शूट कर देता है। लेकिन उसी मोमेंट पर उसका वो सपना टूट जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने पर वो अपने आप को एक अलग ही प्लेनेट पे पाती है जिसका नाम होता है हेला, द सिविलाइजेशन ऑफ क्री। यहाँ से जागने के बाद वो सीधे जाकर अपने एक फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम होता है यॉन रॉग। यॉन रॉग वहाँ पर वियर्स को लड़ने के काफी अच्छे तरीके बताता है। उसे सिखाता है कि किस तरीके से वो अपनी शक्तियों को पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकती है। इसके बाद में वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और तभी यॉन वहां पर वियर्स को बताता है कि आज मैं तुम्हें एक खास इंसान से मिलाने वाला हूँ। हालांकि वो कोई इंसान नहीं है, वो है एक परम शक्ति। हम जिसे भी अपने जहन और दिमाग में लेकर आते हैं वो सीधा उसी का ही रूप ले लेता है। अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी या फिर तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारा कोई अपोनेंट भी हो सकता है। तब वहां पर वियर्स यॉन को पूछती कि क्या तुमने कभी उसे देखा है? तब यॉन कहता है कि नहीं, मैंने आज तक क्या यहाँ पर किसी भी इंसान ने या फिर यहाँ के किसी भी क्री ने आज तक परम शक्ति को नहीं देखा। और थोड़ी देर बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं सीधा सुप्रीम इंटेलिजेंस, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जो कि लीड करती है क्री सिविलाइजेशन को। जैसे ही वियर्स वहां पर पहुंचती है, परम शक्ति अपना काम करना शुरू कर देती है और उसके सामने एक रूप में आती है। जैसे ही वियर्स उस रूप को देखती है तो वो कहती है कि मैंने आपको अपने सपनों में देखा है, लेकिन मैं नहीं जानती कि आप कौन है। मैं नहीं जानती कि आप हर बार मेरे सपनों में क्यों आती है, मगर मैं ये जानना जरूर चाहती हूँ कि आखिर मेरे साथ में पास्ट में क्या बीता है जिसकी वजह से मुझे आपके सपने आते रहे हैं। तब वहां पर वो परम शक्ति जो कि एक रूप लेकर आई होती है जिसका नाम होता है लॉसन। हालांकि ये लॉसन कौन है ये हमें आगे इस स्टोरी में पता चलेगा। यहाँ पर परम शक्ति वियर्स को ये बताती है कि काफी साल बीत गए हैं क्री और साथ ही स्क्रल्स की लड़ाई के बीच में। ये स्क्रल्स हमेशा हमारे पास में आकर या फिर हमारी सिविलाइजेशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं और इस बार मैं चाहती हूँ कि हमारी पूरी टीम को तुम लीड करो। और इसी के साथ ही वहां से वियर्स निकल जाती है अपने टीम अप के लिए और वो वहां पर जाकर अपना एक शानदार टीम अप कर लेती है कुछ शानदार योद्धाओं के साथ में जो कि क्री के ही योद्धा होते हैं। तब सभी योद्धा आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या तुमने कभी स्क्रल के साथ सामना किया है? तब कुछ लोग बताते हैं कि हाँ, मैंने उसके साथ सामना जरूर किया है। और एक बार तो एक ऐसा मोमेंट भी आया था जब किसी एक स्क्रल ने सेम टू सेम मेरा ही रूप धर लिया था। और थोड़ी ही देर बाद में वहां का कमांडर आता है जिसका नाम होता है यॉन रॉग। यॉन रॉग आकर वहां पर सबको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आज हमारा मिशन है सोलार को बचाना। सोलार जो कि हमारा एक जासूस है जिसे हमने टोफा ग्रह पर भेजा था कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए, लेकिन अब वहां के हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि टोफा ग्रह पर अब स्क्रल्स पहुंचने ही वाले हैं और उनके पहुंचने से पहले हमें सोलार को वहां से बचाकर निकालना है। और इसी के साथ ही सभी पहुंच जाते हैं सीधा टोफा ग्रह पर, जहां पर ऑलरेडी वहां की लोकल सिविलाइजेशन भी वहां पर एग्जिस्ट करती थी। जैसे ही वहां पर सभी को अपने अपने कमांड्स मिलते हैं, सभी अपनी अपनी जगह पर तैनात हो जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं वहां पर सोलार के आने का। लेकिन थोड़ी ही देर में कैप्टन मार्वल यानी कि वियर्स सोलार तक पहुंच ही जाती है और पूछती है कि आखिर तुम्हारा कोड क्या है। हर किसी एक क्री का अपना एक कोड होता है। वहां पर सोलार अपना कोड एग्जैक्ट सही बता देता है। इससे ये पुष्टि होती है कि अभी तक सोलार को वहां यानी कि स्क्रल्स ने नहीं पकड़ा है। लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वहां की लोकल सिविलाइजेशन अब क्री के लोगों पर हमला करने लगी है और हमें ये दिखाई पड़ता है कि वहां के लोग खुश नहीं है क्री के लोगों के वहां पर आ जाने से। लेकिन थोड़ी ही देर में हमें ये पता चलता है कि वो लोग वहां की लोकल सिविलाइजेशन नहीं बल्कि स्क्रल्स ही होते हैं जिन्होंने वहां पर पहले ही आकर उन सभी का रूप धर लिया है और वो अब क्री के लोगों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही इन बातों को पता क्री के लोगों को लगता है तो वो एकदम अपने आप को चौकन्ना कर लेते हैं और उन पर हमला करने की तैयारी करते हैं।
और जैसे ही ये सारी बातें वियर्स को पता लगती है तो वो उन्हें बचाने के लिए वहां से निकलती है, लेकिन उसी मोमेंट पर वहां का एक जनरल कमांडर जिसका नाम होता है टालोस वहां पर आ जाता है और साथ ही वियर्स को बेहोश कर अपने साथ अपने शिप में ले जाता है। वहीं पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी स्क्रल्स मिलकर वियर्स के माइंड को स्कैन करने लगते हैं। वहां पर उसे उनका बचपन दिखाई पड़ता है। तब वो कहते हैं कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा पीछे आ गए हो, हमें उस मोमेंट पर जाना है जहां पर हम लॉसन को देख सकें। और तभी जाकर वो एक ऐसे मोमेंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक औरत दिखाई पड़ती है जो कि इस एयरफोर्स बेस की एक पायलट ही होती है जिसका नाम होता है विंडी लॉसन, जिसकी उन्हें तलाश थी। अब इन स्क्रल्स को विंडी लॉसन की तलाश क्यों थी, वो इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते थे, वो इसी बारे में बातचीत करने लगते हैं। लेकिन उसी मोमेंट पर वियर्स की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो उनके उस बंदिश गृह में कैद है। और जैसे उसकी आंखें खुलती है वो अपनी बंदिशों को तोड़कर उनसे लड़ने लगती है और तभी उनसे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे बंदी क्यों बनाया था, मुझसे क्या चाहते हो और मेरे दिमाग में क्या डाल रहे थे। तभी वहां पर एक स्क्रल वियर्स को ये बताता है कि हमने तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं डाला, तुमने जो कुछ भी देखा वो ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में ही था, यानी कि ये सारी यादें तुम्हारी ही है, हमने इनमें कोई भी फेरबदल नहीं। इन सभी बातों से वियर्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एक एक करके सभी स्क्रल्स को मारकर वहां से गिराने लगती है। लेकिन उसके हाथ में जो लॉक लगे होते हैं वो उनसे अभी भी जूझ रही होती है। लेकिन तभी वहां पर एक और बड़ा स्क्रल आ जाता है और वहां पर वियर्स से लड़ने लगता है। लेकिन एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब वियर्स अपने उन दोनों हैंड लॉक्स को वहां से खोलकर निकाल देती है, लेकिन इतनी जोर का झटका होता है कि उस स्पेसशिप में छेद हो जाता है, जिसकी वजह से स्पेसशिप में हवा घुसने लगती है और वहां के लोग सारे स्पेसशिप से बाहर गिरने लगते हैं। लेकिन फिर भी वियर्स अपना बचाव कर वापस से स्पेसशिप के अंदर आ जाती है और बचे हुए लोग छोटे छोटे स्पेसशिप में उस बड़े से शिप से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब वहां पर कैप्टन मार्वल यानी कि वियर्स भी एक छोटे से शिप में बैठकर की क्री पर जाने की कोशिश करती है। लेकिन उसी मोमेंट पर वहां का जनरल टालोस आ जाता है और एक छोटा सा ब्लास्ट कर देता है उसके शिप में। जैसे ही C-53 यानी कि पृथ्वी पर वियर्स का शिप क्रैश होता है, वो गिरती है एक सुपरमार्केट पर। वहां पर गिरने पर एक वहां का पहरेदार उसे देख लेता है। तब वियर्स उस पहरेदार के पास आती है और पूछती है कि अगर मुझे कोई कॉल करना हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो पहरेदार कहता है कि वहां साइड में एक टेलीफोन बूथ है, तुम वहां से किसी को भी कॉल कर सकती हो। अपने फ्रेंड्स यानी कि क्री की स्टार फोर्स को कांटेक्ट करती है और उन्हें कहती है कि मैं प्लेनेट C-53 पर हूँ, तुम जल्दी आओ और मुझे यहाँ से निकालो। तब वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर आने में अप्रॉक्स 22 घंटे लगेंगे और हम ये चाहते हैं कि इन 22 घंटों में तुम बस अपनी पोजीशन बना कर रखो। हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ वहां घूमो, नहीं तो स्क्रल्स आकर तुम्हें भी पकड़ लेंगे और जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो तुमसे निकाल लेंगे। वहीं थोड़ी ही देर निक फ्यूरी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। दोनों मिलकर वियर्स से पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर तुम कौन हो, कहां से आई हो और यहाँ पर आने का तुम्हारा असली मकसद क्या है। तब वहां पर वियर्स निक फ्यूरी को ये बताती है कि मैं क्री हूँ और मैं स्टार फोर्स से आई हूँ, मेरा मकसद इस पूरी दुनिया से स्क्रल्स को खत्म करना है। उनकी ये बातें चल ही रही होती है, लेकिन उसी मोमेंट पर एक स्क्रल आकर उन दोनों पर हमला कर देता है। इससे ये पुष्टि हो जाती है कि निक फ्यूरी को जो शक था, उसे लग रहा था कि ये सारी बातें झूठ है, अब वो सब कुछ सच हो गई थी। स्क्रल को पकड़ने की भागम भाग में वहां पर वियर्स पहुंच जाती है एक रेलवे स्टेशन पे, जहां पर वो स्क्रल अब किसी का भी रूप ले सकता था और स्क्रल के पास में आजादी थी किसी का भी रूप धरने की, तो वो वहां पर एक बुढ़िया का रूप धरकर बैठ जाता है। लेकिन अब कैप्टन मार्वल भी काफी चालाक थी और वो फाइनली ये डिसाइड कर ही लेती है कि एक्चुअल वहां पर स्क्रल कौन है। और जब उसे वो पता लगता है तो वहां पर बैठी बुढ़िया को वो एक खींच के चमाट धर देती है, जिससे अब स्क्रल भी उस पर गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच में एक शानदार फाइट हमें देखने को मिलती है। और अब थोड़ी ही देर में दोनों पहुंच जाते हैं ट्रेन के ऊपर। वहां ट्रेन के ऊपर फाइट करते करते और वहीं दूसरी ओर फील कोल्सन और साथ ही निक फ्यूरी कार के अंदर पीछे पीछे भी आ रहे होते हैं। ये एक शानदार सीन था इस मूवी का। से कार बिल्कुल अनबैलेंस हो जाती है और उस कार का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जब कैप्टन मार्वल उस स्क्रल के पीछे पड़ी होती है तो उसके पास में से एक गैजेट गिर जाता है। वहां पर वियर्स उस गैजेट को उठाकर अपने डिवाइस में फिट करती है तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसी का ही माइंड स्कैनिंग मेमोरी डिवाइस था, जिससे उसे ये पता चलता है कि उसकी यादें इसी के अंदर थी। वो उसे चेक करने लगती है और तभी से लास्ट के अंदर एक सीन दिखाई पड़ता है पांचोस बार। अब यही आखिरी क्लू होता है वियर्स के पास में उस मेमोरी स्कैन के थ्रू।
तो वो एक साइबर कैफे में जाकर वहां से पांचोस बार का पता लगाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी का जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में उस स्क्रल की जान गई है। तब वहां पर ये पता चलता है कि इसकी बॉडी ना तो CO2 से बनी है और ना ही HO2 से। स्क्रल की बॉडी के पोस्टमार्टम के दौरान वहां पर निक फ्यूरी का बॉस भी आता है। दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि स्क्रल्स दिखने में कितने गंदे हैं और कितने भद्दे हैं। थोड़ी ही देर में वहां से उनका बॉस निक फ्यूरी को ये बताता है कि तुम जिस मिशन पर हो, मैं चाहता हूँ कि वो मिशन एकदम खुफिया रहे। अगर ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो इस बात को लीक होने या मीडिया तक पहुंचने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस पूरे काम को निक फ्यूरी तुम अकेले ही संभालो। इस काम के लिए निक फ्यूरी लग जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है वियर्स, जो कि पहुंच चुकी होती है पांचोस बार में। लेकिन उससे पहले ऑलरेडी निक फ्यूरी वहां पर वियर्स का इंतजार ही कर रहा था। दोनों आपस में बैठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। दोनों की ये बातें चल ही रही होती है, तभी वहां पर वियर्स को दीवार पर टंगी एक पेगासस एयरफोर्स बेस की एक तस्वीर नजर आती है। लेकिन अब क्योंकि निक फ्यूरी को उसके बॉस ने काम दिया था कि जैसे ही तुम कैप्टन मार्वल यानी कि वियर्स से मिलो, तुम सबसे पहले मुझे ही मैसेज करोगे। तब वो अपनी जेब से एक पेजर निकालता है और सीधा अपने बॉस को मैसेज करने लगता है। और थोड़ी देर में वो अपनी चालाकी के साथ उस दरवाजे को भी खोल देता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। दोनों पहुंचते हैं उस शील्ड की एजेंसी की एक लाइब्रेरी में, जहां पर उन्हें पेगासस नाम का एक पूरा डिपार्टमेंट मिलता है, जिसमें उन्हें वो फाइल भी मिल जाती है जिस पर लिखा होता है डॉक्टर वेंडी लॉसन। दोनों मिलकर उस फाइल को खोलकर उसके अंदर की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि आज से 6 साल पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें डॉक्टर वेंडी लॉसन और साथ ही उनकी को पायलट का क्रैश के दौरान मौत हो गई थी। साथ ही इन डॉक्यूमेंट से ये भी पता चलता है कि डॉक्टर वेंडी लॉसन किसी एक लाइट स्पीड इंजन को बनाने में लगी हुई थी, लेकिन अब क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी तो इस प्रोजेक्ट को भी रोक दिया गया है। और साथ ही एक बात और पता चलती है, उन डॉक्यूमेंट्स में उन्हें एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि क्री भाषा में लिखा होता है। इससे वहां पर वियर्स को ये पता चलता है कि डॉक्टर वेंडी लॉसन कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक क्री थी। वो उनके सभी डॉक्यूमेंट्स को देख ही रही होती है, तभी उसे एक और फोटो दिखाई पड़ती है जो कि होती है उसकी एक सबसे बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम होता है मारिया रैम्बो। वो उन डॉक्यूमेंट्स को देख ही रही होती है। उतने में निक फ्यूरी अपने बॉस को पेजर से एक और मैसेज करता है। वहीं पर उसी मोमेंट पर अब जब वियर्स को ये सारी बातें पता लग गई होती है तो वो सीधा अपने दोस्त यानी कि यॉन रॉक को कांटेक्ट करती है और उसे कहती है कि आज तक तुमने मुझसे सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोला है, तुमने मुझसे सारी सच्चाइयां छिपाई है। मुझे तुमने ये नहीं बताया कि मैं एक इंसान ही थी और मैं प्लेनेट C53 से ही बिलोंग करती हूँ। और साथ ही जो डॉक्टर वेंडी लॉसन है, जो कि हमेशा मुझे परम शक्ति के रूप में नजर आती है, वो भी कोई परम शक्ति नहीं बल्कि एक क्री एजेंट ही थी। तुमने मुझसे ये सारे झूठ क्यों बोले? तब वहां पर यॉन रॉक उसे ये बताता है कि हाँ, मैंने तुमसे ये बात जरूर छिपाई, मगर इसे मुझे छिपाना पड़ा क्योंकि वो जो क्री योद्धा थी उसका नाम था मार्वल और वो एक लाइट स्पीड मशीन पर काम कर रही थी, जिसकी मदद से हमें एक ऐसा वेपन मिल सकता था जो कि पूरी स्क्रल जाति को मिटा सकता था और हमें जीत दिला सकता था। और हम ये चाहते थे कि वो मशीन सिर्फ और सिर्फ हमें मिले ताकि हम स्क्रल्स का पूरी तरीके से सफाया कर सकें। इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैंने तुमसे कुछ छिपाया। उतने में ही वहां पर पहुंच जाता है निक फ्यूरी का बॉस और निक फ्यूरी जाकर उससे मिलता है और कहता है कि मैंने लाइब्रेरी के अंदर अभी अभी कैप्टन मार्वल को छिपा रखा है, आप चाहें तो जाकर डायरेक्ट उन्हें पकड़ सकते हैं। तभी वहां पर उसका बॉस कहता है कि निकोलस, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। निकोलस नाम सुनते ही निक फ्यूरी का माइंड एकदम सरक जाता है और उसे पता लगने लगता है कि जरूर ये कोई बहरूपिया है। तो वो ऐसे ही एक पत्ता फेंकता है और कहता है कि क्या हमें उसे वैसे ही पकड़ना है जैसे हमने एक बार हवाना में किया था? तो उसका बॉस कहता है हाँ, हमें बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही काम करना है। अब निक फ्यूरी पूरी तरीके से श्योर हो चुका था कि ये असली बॉस नहीं है, ये एक बहरूपिया है। और थोड़ी ही देर बाद में वो भी इस बात को समझ जाता है कि निक फ्यूरी को पता चल चुका है कि मैं भी एक स्क्रल हूँ। थोड़ी ही देर में उन दोनों के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन उसी मोमेंट पर कैप्टन मार्वल आकर उन दोनों में से निक फ्यूरी को बचा लेती है और साथ ही स्क्रल को घायल कर देती है। लेकिन उसी मोमेंट पर काफी सारे शील्ड के एजेंट भी आ जाते हैं और निक फ्यूरी और वियर्स को पकड़ने में लग जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें वहां पर एक प्लेन दिखता है और वो दोनों उस प्लेन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं अपनी जान को बचाते हुए। तब वहां पर निक फ्यूरी पूछता है कि आखिर हम जा कर रहे हैं? तब वियर्स कहती है कि मैंने उस डॉक्यूमेंट में अपनी एक खास फ्रेंड का एड्रेस देखा था जिसका नाम था मारिया रैम्बो। सब अपने घर के अंदर जाकर इसी बात पर चर्चा करने लगते हैं कि आखिर 6 साल पहले
हुआ क्या था। उन्हीं बातों के चलते वहीं पर कोई उनका गेट खटखटाता है। जब वो गेट खोलते हैं तो पता चलता है कि उनमें से कोई एक स्क्रल आकर उनके घर पर आया है और वो इस बार लड़ाई करने नहीं बल्कि उनसे बातचीत करने आया है। तब वियर्स वहां पर उस स्क्रल से पूछती है कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। तब स्क्रल कहता है कि अगर मुझे हमला करना ही होता या अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं सीधा डायरेक्ट तुम पर हमला करता। मैं वियर्स को ये बताता है कि मेरे पास तुम्हारी 6 साल पुरानी एक वॉइस रिकॉर्डिंग है। जब तुम प्लेन में बैठकर डॉक्टर विंडी लॉसन के साथ में एक हवाई यात्रा पर थी तब विंडी लॉसन ने तुम्हें एक लोकेशन पर जाने के लिए बोला था और तुम उस लोकेशन पर जा ही रही थी, लेकिन उसी मोमेंट पर तुम्हारे ऊपर पीछे से किसी ने हमला किया और तभी तुम्हारा वो प्लेन क्रैश हो गया। ये सब बातों को सुनकर उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं। प्लेन के क्रैश हो जाने की वजह से दोनों ही काफी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। तब वहां पर वेंडी लॉसन वियर्स से ये कहती है कि तुम मेरी जान की परवाह मत करो, मैं चाहती हूँ कि बस तुम उस लाइट स्पीड इंजन के फॉर्मूला को बचा लो। मैं नहीं चाहती कि ये फॉर्मूला किसी और के हाथ में लगे, हमें इसे खत्म करना ही होगा। उसी मोमेंट पर एक गोली आकर सीधा लग जाती है विंडी लॉसन को और उसकी जान वहीं चली जाती है। और तब हमें दिखाया जाता है इस कहानी का मेन विलन और वो और कोई नहीं होता, वो होता है यॉन रॉक। उस मोमेंट पर वहां पर वियर्स गोली चला देती है उनकी ही उस पूरे के पूरे इंजन पे जिसके अंदर वो पूरी लाइट इंजन फॉर्मूला थी और जैसे ही वहां पर एक ब्लास्ट होता है वो पूरी की पूरी शक्ति आकर पूरी तरीके से वियर्स में समा जाती है। और यही रीजन था जब कैप्टन मार्वल को अपनी एक्चुअल पावर्स मिली। जब यॉन रॉक को ये पता चलता है कि वो सारी की सारी शक्तियां जो वो पाना चाहता है या जिस फॉर्मूला के वो पीछे पड़ा हुआ है वो पूरी शक्तियां अब वियर्स के शरीर के अंदर है, तो वो वियर्स को अपने साथ ले जाता है और साथ ही उसके लाल खून की जगह अपना नीला खून उसमें इंजेक्ट कर देता है। क्योंकि अब उस ब्लास्ट के चक्कर में वियर्स अपनी सारी यादें भूल चुकी थी, वो अपनी सारी यादें गवा चुकी थी। तो ये सही मौका था जब वो पूरी तरीके से वियर्स का यूज कर सके स्क्रल्स के खिलाफ। अब वियर्स के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। साथ ही अब उस खुफिया लेबोरेटरी के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है जो बार बार उसे उसके सपनों में आती थी। उसके सपनों में उसे ये पता चला था कि वो दोनों एक लेबोरेटरी के पास में जाना चाहते हैं जिसके अंदर एक्चुअल सोर्स है। जो अभी तक उन्होंने फॉर्मूला बनाया था वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ फॉर्मूला था, जिससे वो पूरा का पूरा सोर्स निकला था वो एनर्जी डिवाइस और कोई नहीं बल्कि एक टेसरेक्ट ही था। और वो एक स्पेसशिप, एक लैब थी जो कि पृथ्वी से काफी दूर थी। तब वहां पर स्क्रल कैप्टन मार्वल को ये बताता है कि मेरा जो बाशिंदा यानी कि जो मेरा जो एम्प्लॉय है वो इस पूरे के पूरे जहाज को अंतरिक्ष तक कैसे पहुंचाया जाए उसको बिल्कुल रिपेयर कर सकता है। मारिया की बेटी मोनिका आती है और मोनिका आकर वहां पर वियर्स से बातें करने लगती है और कहती है कि आपका ये जो कॉस्ट्यूम है ये काफी ज्यादा पुराना लगता है। तब वहां पर वियर्स काफी सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करवाती है। अब क्योंकि मोनिका ने एक रेड कलर का टी शर्ट पहना होता है जिस पर एक ब्लू कलर का लोगो होता है, तो वियर्स कहती है कि क्यों ना अब हम दोनों एक ही टीम में हैं, तो क्यों ना अब मेरा कॉस्ट्यूम कलर भी सेम ही हो। और तभी हमें पूरा का पूरा एक नया कॉस्ट्यूम दिखाया जाता है कैप्टन मार्वल का। अगले दिन सभी पहुंच जाते हैं उसी छुपे हुए मार्वल लेबोरेटरी में। वहां पहुंचकर स्क्रल अपनी आवाज में अपने सभी घर वालों को वहां पर बुलाता है जो कि पिछले 6 सालों से उसी स्पेसशिप में छिपे थे। लेकिन उसी मोमेंट पर क्री के लोग भी उस शिप में पहुंच जाते हैं और सभी के बीच में एक लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसी लड़ाई के बीच में वहां पर उन्हें टेसरेक्ट भी मिल जाता है जो कि असली एनर्जी का सोर्स होता है। लेकिन वो जो बिल्ली जो कि हमेशा निक फ्यूरी के साथ में रहती थी जिसका नाम था गूस, वो एक्चुअल में एक बिल्ली नहीं बल्कि एक फ्लर्किन जाति की एलियन थी। जैसे ही वो उस टेसरेक्ट को देखती है वो उस टेसरेक्ट को निगल जाती है। लेकिन तब हमें पता चलता है कि यॉन के पास में एक एनर्जी कंट्रोलर डिवाइस है जो कि लगा हुआ है वियर्स के गले पर, जो कि कंट्रोल करता है वियर्स की पूरी शक्तियों को। और तब वो उसे सामने खड़ा करते हैं इंटेलिजेंस के पास में, यानी कि परम शक्ति के सामने। जैसे ही परम शक्ति आकर वियर्स को ये पूछने लगती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, हम स्क्रल को मारना चाहते हैं, हम स्क्रल की पूरी जाति को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी तुमने उन लोगों का साथ दिया, तो अब हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं और अब तुम्हें भी यहाँ से जान से मार देंगे। लेकिन तभी वहां पर कैप्टन मार्वल को ये पता चलता है कि वो असली डॉक्टर लॉसन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके माइंड की एक इमेजिनेशन है जो कि हर बार उसका बुरा चाहती है। तो इस बार कैप्टन मार्वल अपने गले पर लगी हुई चिप उतार देती है और तभी जाकर वो अपने असली फॉर्म में आती है, यानी कि कैप्टन मार्वल की जो एक्चुअल शक्तियां हैं वो जाकर सारी की सारी अनलॉक हो जाती है
और जैसे ही वो सारी शक्तियां अनलॉक होती है वो वहां पर मौजूद सभी क्री के एजेंट्स को मारने लगती है। तभी वहां पर कैप्टन मार्वल अपनी बेस्ट फ्रेंड मारिया रैम्बो को कहती है कि तुम इन सभी बचे हुए स्क्रल्स और साथ ही निक फ्यूरी और इस बिल्ली को लेकर यहाँ से निकल जाओ, इन सबको यहाँ से मैं संभालती हूँ। और तभी हमें दिखाई जाती है कैप्टन मार्वल और क्री की पूरी टीम के बीच में एक शानदार फाइट, जो कि इस पूरी मूवी की सबसे बेस्ट फाइट है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। अब क्योंकि यॉन ये चाहता था कि वो पूरी की पूरे स्क्रल्स को मिटाकर साथ ही लाइट स्पीड इंजन के फॉर्मूले को भी लेकर वहां से भाग जाए, तो उसने रोनन के साथ में पार्टनरशिप कर ली थी। रोनन जो कि स्क्रल्स का सबसे बड़ा दुश्मन था। यॉनरोग ने रोनन को ये कहा था कि पृथ्वी पर स्क्रल्स घुस चुके हैं और अगर तुम चाहो पूरे के पूरे स्क्रल्स को मिटाना तो पृथ्वी को मिटा दो। तो वहां से रोनन अपनी स्पेसशिप से काफी बड़ी बड़ी मिसाइल्स को पृथ्वी पर फेंकता है, लेकिन उसी मूवमेंट पर कैप्टन मार्वल बीच में आ जाती है और उसकी फेंकी गई सभी मिसाइल्स को आसमान में ही तबाह कर उसके सारे के सारे स्पेसशिप को तबाह करने पहुंच जाती है। और एक मूवमेंट ऐसा आता है जब वो उसके सारे शिप्स को तबाह करके उसके सामने खड़ी हो जाती है। तब वहां पर रोनन को ये लगता है कि अगर हमने इससे पंगा लिया तो हम भी जान से मारे जाएंगे, और तब वो अपने आप को बैक फॉरवर्ड कर यानी कि पीछे हटाकर अपने शिप्स को वापस वहां से ले जाता है। कैप्टन मार्वल वापस से धरती पर आती है और यॉनरोग से सवालों के जवाब पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब यॉन कहता है कि मुझे बस उस पूरी की पूरी फॉर्मूला चाहिए थी ताकि मैं सारे के सारे स्क्रल्स को मिटा सकूं, लेकिन अब क्योंकि सारे हालात कैप्टन मार्वल के अंडर थे तो वो उसे जान से नहीं मारती बल्कि उसे जिंदा छोड़कर सीधा पहुंचा देती है परम शक्ति के पास में और कहती है कि जाकर वहां पर सभी को ये बता देना कि अब उनकी बारी है, अब मैं आ रही हूँ उन सबको खत्म करने के लिए। और वहीं पर यहाँ पर इस पूरी लड़ाई का एंड होता हुआ हमें नजर आता है। इस मूवमेंट के बाद में सभी वहां पर मारिया रैम्बो के घर पर बैठकर डिनर कर ही रहे होते हैं। तभी वहां पर स्क्रल निक फ्यूरी को देखकर पूछता है कि आखिर तुम्हारी आंख पर ये खरोंच कैसे आया। तब वहां पर निक फ्यूरी बताता है कि मैं घूस को लेकर वहां से निकल ही रहा था, लेकिन घूस ने गलती से मेरी आंख पर अपना पंजा मार दिया। लेकिन हाँ, ये कोई छोटी सी खरोंच है, शायद 2-3 दिन में मिट जाएगी। लेकिन तब स्क्रल कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। और वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक इमोशनल हार्ट टचिंग सीन जहां पर कैप्टन मार्वल मोनिका को बाय करते हुए दिखाई जाती है और अब जो मार्वल का अधूरा काम था उसे पूरा करने के लिए पृथ्वी से निकल जाती है। सीन में हमें दिखाए जाते हैं निक फ्यूरी जो कि अब अपनी आंख पर एक पट्टी लगाए हुए हैं और वो अब द एवेंजर इनिशिएटिव के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरीके के एलियन हमले हमारी दुनिया पर कभी भी हो सकते हैं और इनसे बचाव करने के लिए हमारे पास में कैप्टन मार्वल जैसे कुछ योद्धा होने जरूरी है। पर हम ये देखते हैं कि अब उस बिल्ली ने अपने गले से जो कि उस टेसरेट को खा लिया था एक मोमेंट पे, वापस से उसे बाहर निकाल दिया है। अब बात आती है इस कहानी के सबसे मेन पोस्ट क्रेडिट सीन में जहां हमें दिखाया जाता है वही पेजर जो कि कैप्टन मार्वल ने कुछ अपडेट्स के साथ में वापस से निक फ्यूरी को दिया था। वो पेजर अब चलना बंद हो चुका था। तब वहां पर कैप्टन अमेरिका और वहां पर रोड्स को कहता है कि तुम इस मशीन को फिर से चार्ज करो और फिर से सिग्नल भेजने की कोशिश करो। तब वहां पर ये लोग पूछते हैं कि आखिर डिवाइस है क्या। तब वहां पर कैप्टन अमेरिका कहता है कि इस डिवाइस को हमेशा निक फ्यूरी अपने पास रखता था, शायद ये कोई जरूरी डिवाइस होगा। और तभी हमें दिखाई जाती है कैप्टन मार्वल की एंट्री। यहाँ से ये कहानी डायरेक्ट कनेक्ट होती है हमारी अगली पार्ट यानी कि द एवेंजर एंड गेम में, जो कि देखा जाए तो मार्वल का सबसे बेस्ट और एक तरीके से आखिरी पार्ट है। सो चलिए देखते हैं कि इस अगले पार्ट में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। So hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called The Marvels जो कि 1 साल पहले 2023 में आई थी। बेसिकली मैं अभी तक इसके एक अच्छे प्रिंट का वेट कर रहा था, क्योंकि टॉप CGI और VFX वाली मूवीज को जब तक अच्छे प्रिंट में ना देखो मजा नहीं आता। तो इसे शुरू करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। नंबर 1, ये मूवी है MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 33rd मूवी यानी कि 33वीं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 32 बेहतरीन मूवीज को एक्सप्लेन करके
करके चैनल पर एक प्लेलिस्ट में डाल रखा है। एंड एज यूजुअल प्लेलिस्ट का नाम है MCU सीरीज, जहां पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अभी तक रिलीज यानी कि 2008 से लेकर के 2024 तक जितनी भी आई मूवीज है सभी की सभी अपलोडेड है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इस मूवी को देखने से पहले थोड़ी बहुत ब्रीफ के लिए अगर आप चाहते हैं तो वांडा विजन की सीरीज, लोकी की सीरीज, इसी के साथ कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल देख लेंगे तो ये वाली मूवी थोड़े अच्छे और बेटर वे में समझ में आएगी। घबराने की बात नहीं है, इतनी सारी मूवीज को कहां से डाउनलोड करोगे, देखोगे कैसे, टाइम कहां से निकालोगे, तो उसके लिए ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए डिटेल्ड वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम हाला ग्रह से निकलते हुए कुछ स्पेसशिप्स को देख पाते हैं जो कि स्पेस के एक अननोन प्लेस पर आकर एक बहुत बड़ी चट्टान को अपनी नई एक्यूजर डार्बैन की मदद से ढूंढ लेते हैं, जिसके पास में एक वॉर हैमर भी था जो कि एक ही वार से उस बड़े से स्टोन को तोड़ देती है, जिसमें से उसे मिलता है तिलिस्मी कड़ा, जैसे कि हमने मिस मार्वल के एपिसोड्स में भी देखा है। अब इन कड़ों का काम होता है स्पेस में जंप पॉइंट्स क्रिएट करना। आसान भाषा में कहूं तो टेलीपोर्टेशन इजी हो जाता है इसके थ्रू, मगर सिर्फ एक कड़े से बनाया गया जंप पॉइंट हमेशा से अनस्टेबल होता है, इसलिए इन्हें 2 कड़ों की जरूरत थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है कहानी की वन ऑफ द लीड कैरेक्टर मिस मार्वल यानी कि कमाला खान पर, जिसका कमरा पूरी तरीके से कैरल डैनवर्स यानी कि ओरिजिनल कैप्टन मार्वल के स्टिकर्स, फोटोज, ड्राइंग्स, स्केचेस से भरा हुआ था। कमाला कैरल को अपना रोल मॉडल, आइडल सब कुछ मानती थी और देखा जाए तो एक तरीके से उसकी जबरी फैन थी। देन सीन शिफ्ट होता है कैरल डैनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल पर, जो कि इस वक्त स्क्रल्स के एक टॉर्चिंग डिवाइस को अपने सर पर लगाकर पुरानी यादों को ताजा कर रही थी। बेसिकली इस डिवाइस से पुरानी याद में भी जाया जा सकता है और उसे गौर फरमाकर भी देखा जा सकता है कि तभी निक फ्यूरी उससे कांटेक्ट करता है और बताता है कि अभी सेबर से जो कनेक्टिविटी थी यानी कि जो नेटवर्क्स थे वो सारे के सारे जाम हो गए कुछ पलों के लिए और ये सिग्नल्स आ रहे थे प्लेनेट NB204 से। तो क्या तुम वहां जाकर थोड़ा बहुत चेकआउट कर सकती हो क्योंकि तुम उस प्लेनेट के बहुत ज्यादा करीब हो। मीनवाइल निक फ्यूरी मोनिका रैम्बो से भी बातचीत करता रहता है और कहता है कि तुम जो स्पेस में हो, स्पेस क्राफ्ट के अंदर, उस सिग्नल की डीएक्टिवेशन से स्पेसशिप में जो भी दिक्कत आई है जिसका नाम है सेबर, उसे ठीक करने का प्रोसेस कहां तक पहुंचा। इस वक्त मोनिका रैम्बो अपने 2 फ्रेंड्स टालिया और डैक के साथ में होती है, जो कि बताती है कि मेरी पावर्स के थ्रू अब मैं सब कुछ सही कर दूंगी। वहीं पर हम उसकी कुछ पावर्स को भी देख पाते हैं जो कि उसे मिली थी वांडा विजन के इवेंट के बाद में, और इसी रीजन के चलते मैंने शुरुआत में ही रिकमेंड किया था कि वांडा विजन एक बार जरूर देख लीजिएगा। खैर स्टोरी पर वापस आते हैं, जहां एक तरफ कैरल डैनवर्स वहीं दूसरी तरफ मोनिका रैम्बो NB204 के इर्द गिर्द बने एनर्जी वॉल के जैसे ही करीब आती है तो अनस्टेबल फ्रीक्वेंसी के चलते इनकी पावर्स शिफ्ट हो जाती हैं और अब जैसा कि जंप पॉइंट बनाया गया था कड़े के थ्रू तो फिर दूसरे कड़े से भी कनेक्टिविटी बैठ जाती है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर कमाला, कैरल और मोनिका तीनों आपस में स्विच कर जाती हैं। कमाला स्पेस में लटक कर निक फ्यूरी के पास पहुंच जाती है, वहीं कैरल डैनवर्स कमाला के घर पहुंच जाती है और मोनिका रैम्बो स्पेस में NB204 पर आ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इन तीनों में से अगर कोई भी एक अपनी पावर को सुपर पोटेंशियल पर यूज करे तो स्विचिंग अगेन स्टार्ट होती है। अब यहाँ से कहानी का थोड़ा सा बैक ब्रीफ स्टार्ट होता है। बेसिकली हालांकि एक्यूजर डार्बैन जो कि क्री प्रजाति से बिलोंग करती है, एक वक्त पर रोनन इन्हें लीड किया करता था, मगर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के इवेंट के बाद में वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया क्योंकि ऑर्ब के पावर स्टोन की वजह से जो पावर्स वो पाना चाहता था लेकिन पावर के ओवरडोज ने उसे मार दिया। तो अब उसकी जगह डार्बैन ने ले ली होती है और अब वो हेला को, जो इनका प्लेनेट है और वहां जो लोग रहते हैं उनके लिए सूरज, हवा और पानी पहुंचाना चाहती है। इस वक्त वो टारमैक्स ग्रह पर होती है जहां पर ऑलरेडी काफी सारे स्क्रल्स रह रहे होते हैं। तो डार्बैन का उनके सुपीरियर एम्परर ड्रॉग से कहना था कि हम आप सभी स्क्रल्स को हमारे ग्रह हाला पर इनवाइट करते हैं, इसके बदले में हम इस ग्रह की सारी हवा खींचेंगे। हालांकि ये शिफ्टिंग आपको थोड़ी बहुत मुसीबत तो देगी मगर हमारी सिक्योरिटी से आप हमेशा के लिए सेफ भी रहेंगे। मीनवाइल दूसरी तरफ ये तीनों हीरोइनें आपस में स्विच होती जा रही थी। तो अपन लगा देते हैं थोड़ा सा म्यूजिक, विजुअल के साथ फाइट एंजॉय करो।
नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इन तीनों की ही स्विचिंग पावर की मदद से कुछ क्री मेंबर्स भी कमाला के घर पहुंच चुके थे, मगर उन्हें ठिकाने लगाने के लिए अब मोनिका और खुद निक फ्यूरी कमाला के घर आ जाते हैं और उन्हें कैद करके लेके जाने के साथ साथ उनके परिवार को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि स्पेस में कुछ जंप पॉइंट्स खुले हैं जिन्हें बंद करने के लिए इन तिलिस्मी कड़ों की जरूरत है। इंग्लिश में इन्हें क्वांटम बैंड्स भी कहते हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमाला को हमारे साथ भेज दीजिए। मगर तभी बैंड की पावर को लोकेट करते हुए डार्विन वहां पहुंच जाती है जहां उसके निशाने पर मोनिका और कमाला थी, लेकिन तभी उन्हें बचाने के लिए वहां पर कैरल डैनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल पहुंच जाती है और जैसे ही फोटोन ब्लास्ट करती है तो डार्विन पर उसका असर होने की बजाय उसकी पावर्स और बढ़ जाती है क्योंकि क्वांटम बैंड ने उसके फोटोन ब्लास्ट वाली पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। इस वक्त इनका स्पेसशिप टारमैक्स ग्रह के नजदीक था, इसलिए डार्विन बिना वक्त गवाए एक जंप पॉइंट खोल देती है जिसकी वजह से वहां की सारी हवा हेला ग्रह पर ट्रांसफर होने लगती है। मगर इसी ट्रांसफॉर्मेशन के चलते पूरा का पूरा ग्रह तबाह होने लगता है। सारी बिल्डिंग्स, सारे बड़े पत्थर, चट्टाने, वहां की नदियां वगैरह सब कुछ तबाह होने लगती है। तो अब कैप्टन मार्वल अपने स्पेसशिप में जितने भी स्क्रल्स को भर सकती थी उन्हें भर देती हैं, मगर कुछ लोग जो कि टारमैक्स ग्रह पर ही छूट जाते हैं वो जान से मारे जाते हैं। जिसके बाद उनका एम्परर ड्रॉग आकर कैप्टन मार्वल से कहता है कि डार्विन सिर्फ हमसे एक समझौता करने आई थी, कम से कम इस समझौते में हमारे लोगों की जान तो नहीं जाती, मगर तुमने एंड मौके पर आकर हीरोइन बनने की वजह से हमारे बहुत सारे मासूम लोगों को जान से गवा दिया। जिस पर कैप्टन मार्वल बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है, लेकिन इसी के चलते वो ये भी कहती है कि अगर मैंने आपसे आपका घर छीना है तो आपको नया घर भी मैं ही दिलवाऊंगी। जिसके बाद वो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड वल्करी को कॉल करती है। जब वल्करी यहाँ पर आई थी तो मुझे तो पहले लगा कि शायद मैन इन ब्लैक का भी कॉम्बो अब आगे चलकर एमसीयू में कनेक्ट होने वाला है, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैन इन ब्लैक के 4th पार्ट में वल्करी और थॉर जब ब्लैक कलर के सूट में थे तो उसी टाइम में थॉर लव एंड थंडर भी तो आई थी। तब जाकर मुझे क्लिक हुआ कि ये मूवी अभी तक मैन इन ब्लैक में नहीं बल्कि एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करती है और ये सभी स्क्रल्स मिलकर अब जाने वाले हैं एसगार्ड पर, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी पृथ्वी पर ही है क्योंकि थॉर रैग्नारॉक के इवेंट के बाद में रैग्नारॉक ने पूरे के पूरे असली वाले एसगार्ड को तबाह कर दिया था। तो हमारे थॉर भैया ने धरती पर आकर एक न्यू एसगार्ड बसा दिया था। तो अब ये सारे स्क्रल्स वहीं जाएंगे। मीनवाइल हाला ग्रह पर अब ढेर सारी हवा आ चुकी थी जहां पर उनकी एक्यूजर डार्विन का कहना था कि आप लोग अपने फेस से मास्क हटा सकते हैं। 30 सालों के बाद साफ हवा को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जहां पर हमें हेला ग्रह का एक पुराना पास्ट भी दिखाया जाता है। तो बेसिकली 30 सालों पहले हुआ ये था कि यहाँ पर सुप्रीम इंटेलिजेंट यानी कि परम शक्ति का राज था। उसी ने ही लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करना, झगड़े की भावना वगैरह भरना, ये सब कुछ उसी का काम था। तो इसे पूरी तरीके से मिटाने के लिए कैप्टन मार्वल ने सुप्रीम इंटेलिजेंट को ब्लास्ट कर दिया था, यानी कि जो परम शक्ति थी वो बहुत जोर से ब्लास्ट हुई थी। तो इसी के चलते हेला ग्रह की हवा दूषित हो गई, पानी सूख गया और सूरज की रोशनी खत्म हो गई। और इसी वजह से क्री के लोग कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डैनवर्स को महाविनाशक भी बुलाते हैं। मेनवाइल सीन शिफ्ट होता है कैरल के स्पेसशिप में जहां पर मोनिका और कमाला भी होती है। अब ये तीनों ये सोच रही होती है कि आखिर डार्विन का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि तभी कमाला को याद आता है कि मैंने उसके स्पेसशिप में कुछ स्टार्स के मैप को देखा था और हो ना हो ये स्टार्स कोई ना कोई ग्रह होंगे जहां से वो अपनी अगली नीडफुल चीजें उठाएगी। मगर दिक्कत की बात यह है कि वो मैप मुझे ढंग से याद नहीं। जहां पर कैरल कहती है कि मेरे पास में स्क्रल्स का एक टॉर्चरिंग डिवाइस है, इसे सर पर लगाने से हम पुरानी छुपी हुई यादों को भी बेहतरीन तरीके से देख और समझ सकते हैं। हालांकि इस डिवाइस से ये तीनों उन मैप्स और लोकेशंस के बारे में पता तो लगा लेते हैं, लेकिन और डीप डाइव करते करते ये तीनों ही एक दूसरे की यादों में घुस जाते हैं। ये 30 साल पुराना वो वक्त था जब कैप्टन मार्वल ने मोनिका को कहा था कि मैं अभी गई सुप्रीम इंटेलिजेंट को खत्म करके और चुटकी में वापस आई, मगर वो वापस आई ही नहीं। खैर अब सारे पुराने गिले शिकवों को मिटा देने के बाद में अभी तीनों डिसाइड करते हैं कि जब वापस से लड़ाई झगड़ा पंगा क्रिएट हो जाएगा तो स्विचिंग की प्रॉब्लम जरूर आएगी, तो क्यों ना स्विचिंग की प्रैक्टिस कर ली जाए। तो यहाँ पर काफी फनी वे में ये एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, जगलिंग करते हैं, उसी के साथ रोप क्लाइंबिंग करते हैं ताकि स्विचिंग की प्रॉब्लम को ठीक से समझ पाएं और अगेन सही प्लेस पर खड़े होकर लड़ पाएं। मीनवाइल कमाला के पेरेंट्स जो कि इस वक्त निक फ्यूरी के साथ में होते हैं, यानी कि उसकी मम्मी मुनीबा, पापा यूसुफ और भाई आमिर, उन्हें कमाला
कमाला की टेंशन हो रही थी, जहां पर निक फ्यूरी उनकी बात वीडियो कॉल पर कमाला के साथ करवाता है। मुनीबा यानी कि उसकी मम्मी बताती है कि यार तुम घर पर वापस कब आओगी, हमें तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। जिस पर कमाला कहती है कि एक बुरी जादूगरनी या फिर कहें कि ब्रह्मांड को खत्म करने की ताकत रखने वाली, जिसका सामना सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो कि मैं होने देना नहीं चाहती। तो मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं इस टास्क में अपने आप को कामयाब बना सकूं। खैर ये एक सुपर हीरो मूवी में मम्मी का प्रोटेक्टिंग एंगल था, जो कि हर सुपर हीरो मूवी में एक ना एक बार तो आता ही है। लेकिन अब मार्वल की मूवीज में मम्मी वाला एंगल मुझे अब थोड़ा सा फेक और ड्रामेटिक लगने लगा है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मीनवाइल ये तीनों हीरोइनें पहुंच जाती है अलादना नाम के ग्रह पर, जो कि 99.63% पानी से डूबा हुआ है और 0.37% जो कि धरती पर मौजूद है। उस ग्रह के सारे लोग वहीं रहते हैं। जिसके बाद हमें अलादना ग्रह दिखाया जाता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर, कलरफुल और बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक था। यहाँ के लोग हमेशा गाना गाकर ही बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर एक म्यूजिकल टच भी मूवी को दिया गया है। लेकिन इसी के साथ हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है कि कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डैनवर्स ने एक समझौते के चलते अलादना ग्रह के किंग यान के साथ में शादी कर ली थी। तो अब बीइंग अ क्वीन उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, तो वो भी आकर किंग यान के साथ में डांस वगैरह करने लगती है। सुपर हीरो मूवी को फेरी टेल मूवी बनाने में मार्वल ने कहीं कमी नहीं छोड़ी। खैर मार्वल को अपनी फीमेल ऑडियंस को भी तो बढ़ाना है, ताकि बॉयज के साथ साथ गर्ल्स भी MCU के लिए एडिक्टेड हो जाए। तो देखा जाए तो उनकी सोच भी अच्छी ही है। खैर आपका इस पर क्या कहना है, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, सेबर जो कि निक फ्यूरी का अड्डा है और पूरी तरीके से एवेंजर्स वगैरह जिन पर भी नजर रखी जाती है वो यहीं से ही रखी जाती है। तो इनके शिप पर इन्हें खास तरीके के दिमाग रूपी अंडा मिलता है। तो यहाँ पर टालिया और डैग दोनों एनालाइज करने लगते हैं कि आखिर अंडा है किसका और इसमें से निकलेगा क्या। मीनवाइल अलादना पर म्यूजिक कॉन्टेस्ट खत्म हो जाता है और यहाँ पर फाइटिंग करने के लिए पहुंच चुकी होती है डार्बेन, जो कि आकर सीधा यान को अपना निशाना बनाती है और कहती है कि हमें तुम्हारे ग्रह से तुम्हारा पानी चाहिए और मेरे सामने झुको। जहाँ यान उसके सामने झुकने से मना कर देता है, तब होना क्या था भैया, दे मुक्के ले लाते हैं। कहानी के CGI अच्छे हैं, VFX भी प्यारे हैं, तो चलो गाना लगा देते हैं, फाइट एंजॉय करो। ओके सो डायरेक्टली कंक्लूजन पर आते हैं। फाइट के दौरान डार्बिन को यह पता चल जाता है कि दूसरा कड़ा कमाला खान के हाथ में है और उस ग्रह का पानी लेने के लिए वो एक जंप पॉइंट ओपन कर देती है, जिससे कि अलादना का सारा पानी धीरे धीरे करके हाला में ट्रांसफर होता जाता है और कमाला से कड़ा लेने के लिए वो अपने काफी सारे दुश्मन उसके पीछे लगा देती है, जो कि उनके पीछे मिसाइल छोड़ देते हैं। तो अब कहीं कमाला के हाथों से कड़ा ना छूट जाए, इसलिए वो एक अलग डायमेंशन को ओपन करके अपनी बाकी दोनों सहेलियों को भी वहीं बुला लेती है। मीनवाइल अनस्टेबल जंपिंग पॉइंट्स के ओपन हो जाने की वजह से सेबर के नेटवर्क में और इसी के साथ कुछ इंटरनल इश्यूज के चलते उसे पूरी तरीके से खाली करवा देने के आदेश आते हैं, जहां पर निक फ्यूरी कहता है कि जितने भी स्केप पोड्स में लोगों को ठूस सकते हो ठूसो। तो टालिया कहती है कि पर स्केप पोड खाली 10 लोग ही भर सकते हैं। कि तभी निक फ्यूरी की नजर उन अंडों पर जाती है जिसके अंदर बिल्ली के बच्चे निकलते हैं और ये बिल्ली के बच्चे दिए होते हैं गूज ने। अब ये गूज कौन है, इसके लिए आपको कैप्टन मार्वल जो कि MCU की 21st मूवी थी उसे देखना होगा। ओके सो डायरेक्टली कंक्लूजन पर आते हैं। निक फ्यूरी जो कि इस बात को जानता था कि गूज द्वारा चबाए गए या फिर निगले गए लोगों को वापस से निकाला भी जा सकता है, तो यहाँ पर वो उन सभी बिल्ली के बच्चों की मदद से स्पेस सेबर में मौजूद सभी लोगों को निगलवाता जाता है, ताकि एक छोटे स्केप पोड में कम से कम 22 से 23 बिल्लियों को भरा जा सके। मगर ऐसा करने से पहले उन बिल्लियों से इंसानों को निगलवाना भी तो जरूरी था। तो यहाँ पर ये बिल्लियां अलग अलग करके सभी लोगों को निगलने लगती है। मीनवाइल कैप्टन मार्वल और डार्बिन की फाइट होती है, जो कि दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा तगड़े कंटेंडर थे, खूब मुक्के लाते होती है। मगर तभी उसका सपोर्ट करने के लिए वहां मोनिका और कमाला भी पहुंच जाती है। मीनवाइल डार्बिन एक नाटक
नाटक रचती है कि उसके पेट में चाकू वगैरह घुस गया है, उसे सपोर्ट की जरूरत है, वो मरने वाली है, हाला ग्रह को वापस से चमकाने के लिए अगर तुम में से कोई हेल्प कर दे तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर मोनिका कैप्टन मार्वल को कहती है कि हाँ यार, तुम्हारे अंदर इतनी तो पावर है कि तुम हाला के सूरज को वापस से रोशन कर सको। मगर ये सब कुछ डार्बिन की एक चाल थी। और अगेन जब ये तीनों उसे सपोर्ट करने के लिए पास में आती है तो डार्बिन अपने रंग दिखा देती है और कमाला के हाथ से उसका कड़ा भी निकाल लेती है। और अब दोनों कड़े पहन लेने के बाद में तो सुप्रीम पावर बन जाती है, क्योंकि क्वांटम बैंड्स अब उसके हाथ में थे। अब वो किसी भी पॉइंट को स्टेबल करके डायरेक्टली माल पानी यहाँ से वहां ट्रांसफर कर सकती थी। लेकिन तभी कैरल डैनवर्स की बत्ती जलती है और उसे याद आता है कि मेरे फोटोन ब्लास्ट की वजह से इन क्वांटम बैंड्स में पावर बढ़ती जाती है। तो वो अपनी सारी पावर्स इन क्वांटम बैंड्स में डाल देती है और जैसे ही अपना थैनोस महाराज चुटकी बजाता है तो यहाँ पर ये डार्बिन दोनों कड़ों को टकराती है तो खुद ही धूल के कणों में बिखर जाती है। लेकिन कहावत है ना कि खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। तो यहाँ पर उसने अपने आप को डुबाने के साथ साथ पीछे एक और बहुत बड़ा जंपिंग पॉइंट ओपन कर दिया था, या फिर कहें कि एक बहुत बड़ा वर्म होल। और जैसा कि लोकी की सीरीज में हमने पैरेलल यूनिवर्सेस को देखा है, जहां पर एक ही समय में चलते हुए काफी अलग अलग दुनियाओं के सेम लोग, जिन्हें की वेरिएंट्स भी कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो अब कहीं वही वाली गड़बड़ यहाँ पर ना हो जाए, इसलिए ये तीनों डिसाइड करती हैं कि कैसे भी करके इस वर्म होल को तो बंद करना ही पड़ेगा। जहां पर मोनिका रैम्बो कहती है कि मेरे अंदर जो एनर्जिकल फील्ड है उसके थ्रू मैं स्पाइडरमैन की तरह जाले वाले फेंक कर इन सभी को क्लोज कर दूंगी, मगर उसके लिए मुझे बहुत सारी पावर की जरूरत है। तो यहाँ पर कमाला और कैरल मिलकर अपनी पूरी ताकतें उसे दे देते हैं, जहां पर वो एक शाइनिंग स्टार की तरह बनकर पैरेलल वॉल की दूसरी तरफ जाकर स्पाइडरमैन की तरह अपने जाले फेंककर, यानी कि एनर्जी पावर सोर्स को फेंककर उन सभी को बंद करने की कोशिश करती है ताकि फ्यूचर में कोई और गड़बड़ ना हो। लेकिन ऐसा करने की वजह से मोनिका रैम्बो उसी वाले यूनिवर्स में छूट जाती है। अब जहाँ एक तरफ धरती पर कमाला वापस से अपनी फैमिली के पास सुरक्षित पहुंच चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ कैरल ने हेला के सूरज को अपनी पावर से पूरी तरीके से चमका दिया था, जिसकी वजह से वहां के लोग भी खुश हो चुके थे। मगर निक फ्यूरी को इस बात का गम था कि उसने अपनी एक बेस्ट एजेंट मोनिका रैम्बो को खो दिया। और अब स्विचिंग के टाइम पर हुई मारपीट की वजह से घर तो तबाह हो चुका था कमाला का, तो इसलिए अब कैरल कमाला और उसकी फैमिली को लेकर मोनिका के घर आ जाती है, क्योंकि मोनिका की मॉम की तो डेथ पहले ही हो चुकी थी और अब मोनिका भी इस धरती पर नहीं थी। तो इनका घर था ल्यूसियाना में और यहाँ पर अब ये सभी ट्रांसफर हो चुके थे। जहाँ पर मोनिका का यूसुफ से कहना था कि बड़ा घर है, अगर आमिर के बच्चे हो जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। खैर, इंडियन मॉम्स की मेंटालिटी तो कभी नहीं बदलेगी। वहीं कैरल और कमाला जाकर मोनिका के प्लेन में बैठ जाते हैं, लेकिन प्लेन को उड़ाने की चाबी न होने की वजह से वो लोग इंतजार करते हैं कि जब मोनिका आ जाएगी तो तीनों साथ मिलकर इसे उड़ाएंगे। अब बात करते हैं मूवी के एंड क्रेडिट सीन पर, जहां पर हम देख पाते हैं कि कमाला, जिसके पास में अब दोनों क्वांटम बैंड्स की पावर है, वो अब न्यू एवेंजर असेंबल करने वाली है, जिसके लिए वो पहुंचती है केट बिशप के पास में। और इसी के साथ इनके बीच में ये भी डिस्कशन होता है कि हमारी टीम में एक और नई मेंबर भी जुड़ सकती है, जो कि होगी आयरन मैन की बेटी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है, जिसके बाद आता है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पर हम देख पाते हैं मोनिका रैम्बो को, जो कि इस वक्त पैरेलल यूनिवर्स में होती है, वो भी एक्स मैन के अंडर। तभी उसकी मुलाकात द बीस्ट और उसकी मॉम से भी होती है, मगर इस बार उसकी मॉम पुराने वाले यूनिवर्स की मारिया रैम्बो नहीं, बल्कि नए वाले यूनिवर्स की एक्स मैन की टीम मेंबर थी। नाम मैं भूल रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर बता दीजिएगा। आई होप गाइस कि ये डीप एक्सप्लेनेशन और ये कंप्लीट वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही बेहतरीन मूवीज आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। इसी के साथ हमारा एक और चैनल बॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनर, जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद में चैनल पर फैंटास्टिक बीस्ट की जो छूटी हुई सीरीज थी वो होगी मेज रनर, हंगर गेम्स, और इसी के साथ और भी प्यारी मेज रनर, हंगर गेम्स और इसी के साथ और भी प्यारी छोटी फ्रेंचाइजी वाली मूवीज लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में।